नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, जो कि देशमान अमरोहित का बुक थी, उसका 3 पार्ट हो गए थे। आज हम देखेंगे पार्ट 4। अब इस पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का स्वर्ण युग, पांडु वंश। बाकी 3 पार्ट तक खत्म हो गया था। देखिए, दक्षिण कोसल के सोमवंशी या पांडुवंशी शासकों का काल 6वीं शताब्दी ईस्वी का स्वर्ण युग कहलाता है। पांडुवंशी शासकों में विशेषकर महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासन काल धर्म स्थापत्य कला एवं सांस्कृतिक विकास के चरमोत्कर्ष का काल रहा है। पांडुवंश शासकों की ताम्रनिधियां एवं शिलालेख पांडुवंशी शासकों की अनेक ताम्रनिधियां एवं शिलालेख दक्षिण कोसल से प्राप्त हुई हैं। ताम्रपत्रों में पेटिका शीर्षलिपि एवं शिलालेखों में कीलाझर लिपि का प्रयोग किया गया है। महाशिवगुप्त बालार्जुन के 27 ताम्रपत्र 9 सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त बरदला, गोंडा, लोहिया में से एक तथा मल्हार से 3 ताम्रपत्र महाशिव तिवरदेव के 3 ताम्रपत्र राजिम, बालोद एवं बोड़ा से प्राप्त हुए। इस काल के शिलालेख सेन कपाट और मल्हार एवं सिरपुर से प्राप्त हुए हैं। मल्हार के ताम्रपत्र से पांडुवंश राज परिवार द्वारा हाथ के पैमाने के माप से भूदान का उल्लेख है ना। पांडुवंश कालीन स्थापत्य बोधिसत्व नागार्जुन स्मारक एवं शोध संस्थान मंदसौर के तत्वाधान में भारतीय सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक स्वर्गीय डॉक्टर जगपति जोशी एवं पुरातत्वविद भी अरुण कुमार के निर्देशन में सन 1999 से 2000 के बीच में और 2000 से 2001 के बीच में, 2002 से 2003 के बीच में, 2003 से 2004 के बीच में उत्खनन का कार्य हुआ। सन 2004, 2005 एवं 2010-2011 तक सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा भी अरुण कुमार शर्मा जी के निर्देशन में 40 पुरास्थलों का उत्खनन हुआ है। उत्खनन में 22 शिव मंदिर, 4 विष्णु मंदिर, 10 बौद्ध विहार, 3 जैन विहार, मल्स, प्रधानमंत्री का निवास, नगर का कुछ बाजार का क्षेत्र प्राप्त हुआ है ना। अब इसके बाद महत्वपूर्ण स्मारक कौन कौन से हैं? तिवरदेव बौद्ध विहार, पदम पड़े बौद्ध विहार, भिक्षणु विहार, जैन विहार, लक्ष्मण मंदिर, राम मंदिर, सुरंग टीला मंदिर, त्रिदेव मंदिर, बालेश्वर महादेव मंदिर, इस तरीके के मंदिर है ना। बहुत इस तरीके के स्मारक है ना। पांडुवंशी सिक्के एवं मुहर्रे। पंडित लोचन प्रसाद पांडे के अनुसार बालपुर से प्राप्त केसरी लेख युक्त स्वर्ण मुद्रा बालार्जुन के काल की है। बालार्जुन के मुद्रा पर गज लक्ष्मी के स्थान कुकुदमान, वृषभ तथा त्रिशूल का अंकन है, जो शिव से संबंधित चिन्ह है। धर्म पांडुवंशी शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अपने मुद्राओं पर गज लक्ष्मी का अंकन करते थे एवं परम भागवत की उपाधि धारण की है। महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल धार्मिक सहिष्णुता एवं सद्भाव के चरमोत्कर्ष का काल है। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने शैव संप्रदाय के आचार्य से दीक्षा प्राप्त कर शैव मत का अनुयायी बना एवं महापरमेश्वर की उपाधि धारण की है ना। मैकल का पांडुवंशी। अमरकंटक के आसपास का क्षेत्र मैकाल के नाम से जाना जाता था। यहाँ पांडुवंशियों की एक शाखा के राज्य करने के विषय में भरतलब के ब्रह्मणी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। प्रारंभिक 2 राजाओं जयबल और वत्सराज के साथ कोई राजकीय उपाधि प्रयुक्त नहीं हुई है। इसके बाद नागपल के लिए महाराज उपाधि का प्रयोग किया गया है। इसके पुत्र भरत बल के समय का ऊपर उल्लेखित ताम्रपत्र में इसकी रानी लोक प्रकाशा का उल्लेख है, जो नरेंद्र की बहन थी। इस नरेंद्र का सरहपुरी शासक नरेंद्र से समीकृत किया गया है। मल्हार से इस वंश का एक और ताम्रपत्र मिलता है, जिससे भरत बल के पुत्र सूरबल का उल्लेख मिलता है। मैकाल के राजाओं के संबंध में केवल पुराणों में ही जानकारी मिलती है। अभिलेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि 5वीं शताब्दी में मैकाल क्षेत्र में पांडवंशियों की एक शाखा राज करती थी। बाणवंशी है ना। छत्तीसगढ़ में पांडवंशी सत्ता की समाप्ति में बाणवंशी शासकों का भी योगदान था। कोरबा जिले के पाली नामक स्थान में मंदिर के गर्भगृह के द्वार में संकीर्ण लेख से ज्ञात होता है कि इस मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर महामल्लदेव के पुत्र विक्रमादित्य द्वारा किया गया था। विक्रमादित्य को
बाणभट्ट का राजा माना गया है, जिसका काल 870 से 895 ईस्वी माना गया है ना। बाणवंशी शासकों ने संभवतः दक्षिण कौशल के सोमवंशियों को बिलासपुर क्षेत्र से हटाया था। कालांतर में कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने पाली क्षेत्र को जीत लिया और अपने भाइयों को इस क्षेत्र में मंडलेश्वर बनाकर भेजा, जिन्होंने दक्षिण कौशल में कंचुरी राजवंश की स्थापना की। अब आइए चलते हैं क्या सोमवंश में। सोमवंश में सोमवंश दक्षिण कौशल का एक राजवंश है, जिसके शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। सर्वप्रथम पांडुवंश शासक महाशिव तिवर राज ने इस उपाधि को धारण किया। त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण करने के कारण उस शासक के द्वारा 3 क्षेत्रों को विजित करना बताया जाता है। यह सोमवंशी शासक अपनी विजित उपलब्धियों के बाद विभिन्न उपाधियां धारण करते थे, जैसे परम भट्टारक, महाराजधिराज, परमेश्वर इत्यादि। त्रिकलिंग का अभिप्राय वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र, जिसको कलिंग क्षेत्र कहा जाता है, उसके 3 भिन्न क्षेत्रों को सम्मिलित रूप से माना गया है। इसलिए इस क्षेत्र के स्वामी ने त्रिकलिंगाधिपति उपाधि धारण की थी। शिवगुप्त 805 से 880 ईस्वी पूर्व सोमवंश के संस्थापक राजा शिवगुप्त थे। इस आधार पर सोमवंश का प्रथम शासक शिवगुप्त हुए। शिवगुप्त ने परम भट्टारक, महाराजधिराज एवं परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। शिवगुप्त के बारे में जानकारी महाभागुप्त प्रथम जन्मेजय के अभिलेख से मिलता है। शिवगुप्त स्वयं मतावलंबी था। इसका अनुमान इसकी उपाधि महापरमेश्वर से लगाई जा सकती है। इनका शासन क्षेत्र सिरपुर से लेकर संबलपुर तथा सोनपुर तक का महानदी क्षेत्र था, है ना। अब देखते हैं महाभागुप्त प्रथम जन्मे 880 से 990 ईस्वी 992 ईस्वी पूर्व। शिवगुप्त के पश्चात उसका पुत्र महाभागुप्त प्रथम जन्मे सोमवंश का शासक बना। महाभागुप्त को धर्मकंदर्प तथा स्वभावतुंग के नाम से भी जाना जाता था। इसके 13 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। गुप्त प्रथम जन्मेजय के त्रिकलिंगाधिपति का उपाधि धारण की थी। महाभागुप्त प्रथम का उल्लेख ताम्रपत्र में परम भट्टारक, महाराजधिराज, परमेश्वर, सोमकुल तिलक तथा त्रिकलिंगाधिपति जैसे उपाधियों के साथ किया गया है। महाशिवगुप्त प्रथम यथार्थ जन्मेजय का पुत्र महाशिवगुप्त प्रथम के नाम से शासक बना। इसने अपने नाम पर विनीतपुर का नाम बदलकर इन्होंने यथार्थ नगर रखा। महाशिवगुप्त कलिंग, कुगोड़ा, उत्कल एवं कौशल प्रदेश का स्वयं स्थापित स्वामी बन गया। ताम्रपत्र में सोमवंशी की प्रशंसा में लिखा है कि सोमवंशी पृथ्वी पर इसलिए अवतरित हुए हैं ताकि विश्व का कल्याण और समृद्ध हो सके। सोमवंशी शासकों की शत्रुता कलचुरियों के साथ थी, जिसके चलते ये दोनों राजवंशों की लड़ाई होती रहती थी। अब क्या है महाभागुप्त, है ना। महाभागुप्त द्वितीय भीरमराज 955 से 975 ईस्वी तक। यथार्थ के पश्चात उसका बेटा महाभागुप्त द्वितीय भीमराज शासक बना और यह शैव धर्म का अनुयायी था। इनको पृथ्वी का भूषण और कली का कल्पवृक्ष कहा गया है। इन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। महाशिवगुप्त द्वितीय धर्मरथ 975 से 995 ईस्वी। यह महाभागुप्त भीमरथ का पुत्र था। इनका केवल एक ही ताम्रपत्र खंडपारा माहुलपारा से प्राप्त हुआ है। ये शैव धर्मी थे तथा इन्होंने भी त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। इनको राजमल के नाम से भी जाना जाता था। ब्रह्मोत्सव मंदिर शिलालेख में इन्हें द्वितीय परशुराम कहा गया है। इनकी राजमुद्रा में कमल पर बैठी लक्ष्मी अंकित थी। महाभागुप्त द्वितीय नाहुस 995 से 1010 तक ईस्वी तक। महाभागुप्त द्वितीय धर्मराज का भाई था। धर्मराज का भाई था। धर्मराज की कोई संतान न होने के कारण उनका भाई अगला शासक बना। इनका कार्यकाल 15 वर्ष था। इंद्ररथ 1010 से 1022 ईस्वी। नाहुस के पश्चात इसका भाई इंद्ररथ सोमवंश के सिंहासन बैठा। कलचुरी भोज
परमार एवं चोल वंश के राजाओं द्वारा कलिंग, उत्कल, मौर्य की विजय के अभिलेख में उल्लेख मिलते हैं। अन्य शासक क्या है? महाशिवगुप्त तृतीय चंडीहर ययाति, चंडीहर का पुत्र महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योगकेवरी, महाशिवगुप्त चतुर्थ जन्मेजय, महाभवगुप्त पंचम पुरंजय, महाशिवगुप्त पंचम कर्ण क्रम से सोमवंशी शासक हुए। सोमकाल का अंतिम शासक कर्ण केसरी था, है ना। ये रहा आपका खंड 1 जो कि समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कौन सा? खंड 2, है ना, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश, है ना। अब ये मतलब कि एक मिनट, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है ना। खंड 1 में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है 4 पार्ट में, है ना। अब इसी तरीके से पार्ट खंड 2 होगा, पार्ट जितने भी पार्ट बनेंगे उतने पार्ट में बनाऊंगा, है ना। तो अब मैं इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।